दोस्तों नमस्कार, जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे से कुशल मंगल से होंगे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर है जहाँ पे एक आम इंसान न्याय की उम्मीद से नजरें टिकाए हुए रहती है। एक ऐसी इमारत, एक ऐसी गुंबद, एक ऐसी विश्वसनीय मंदिर जहाँ पे हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हम न्याय की गुहार लगाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। आज देश में एक व्यक्ति उसी न्याय परिसर में खड़ा होता है और बोलता है, महोदय देश सुलग रहा है। हम डिकोड करेंगे उनके इस स्टेटमेंट को भी। हम डिकोड करेंगे जब एक वकील अपने सालों की मेहनत के बाद भी अपने ही एक जज के ऊपर जूता फेंकने का हिम्मत कर देता है। हम डिकोड करेंगे कि इन सब मामलों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या उस भूमिका पे खरी है। आज हम इन सब ज्वलंत मुद्दों पे बात करेंगे, इसलिए नहीं कि इस मुद्दे को सेंसिटाइज करना है, इसलिए कि न्यायालय और न्याय की प्रक्रिया को क्या और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। इस बात को समझने की मैं आप सारे लोगों के बीच कोशिश कर रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट को और स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान, हाईकोर्ट के एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट, लगभग 25 वर्षों से ज्यादा का कार्य अनुभव है। इन्हीं के साथ इन्हीं की जुबानी समझेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि परिचय के मोहताज नहीं, हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और सोशल मीडिया में बहुत ही धाकड़ पहचान और प्रेजेंस रखते हैं। चलिए स्वागत करते हैं सर। पहला चीज तो यहीं पे कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना अपराध नहीं है, उसे बेहतर बनाने की शुरुआत है। देखिए क्या है, आपने 2-3 बातें बोली कि न्याय का मंदिर, सच है, न्याय का मंदिर है। क्योंकि पहले दंड देने का अधिकार राजा के पास था। राजा मंत्री परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप दंड देता था, निर्धारित करता था। तो जो दंड का क्षेत्र था वो राजा के पास था। अब आप बोलेंगे कि न्याय का मंदिर, दंड नीति, ये बहुत पुरानी बातें हैं। हम लोगों ने उसे, आज तो हम आज़ाद हैं, मगर एक आपके परिपक्ष में जो आपने पहली बात कही कि न्याय के मंदिर में जूता फेंकना, अरे जिस मंदिर में आप जूता उतार के जाते हैं तो वही भावना आपको रखनी चाहिए। क्योंकि न्याय और अन्याय, एक पक्ष के लिए न्याय होगा तो दूसरे पक्ष के लिए अन्याय होगा, उसका आप विरोध जूता फेंक के तो कर नहीं सकते हैं। रही बात कि बड़ी बात है, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया, सनातन के विपरीत बात कह दी, ऐसी बातें पहले भी होते रही हैं। तो आप अपने क्षेत्राधिकार में विरोध करेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। लाला लाजपत राय न्यायपालिका के विरोध में ही लाठी खा के मारे गए, तो क्या तब के वकील विरोध नहीं करते थे, जमीन पर विरोध करते थे। भगत सिंह के फांसी के को चढ़ाने के लिए विरोध हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, वो भी एक न्याय निर्णय के ही आलोक का विरोध था। कितने लोगों की उसमें सजा हो गई, बहुत लोगों को सजा दिया गया, यहाँ तक कि भगत सिंह खुद फांसी पर चढ़ गए। हाँ, इतना ही अंतर था कि वो आज़ादी के पूर्व का बात था, तत्कालीन वो पंजाब का क्षेत्र था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है, आज इधर हमारा पंजाब है। तो विरोध का तरीका, जिसमें लोगों को पुलिस से आपका जान भी चला जा रहा है, तो विरोध करने का तरीका एक निहित है, हर जगह है। आप ये करेंगे, कल को अगर आप जूता फेंकने की प्रक्रिया को आप कहेंगे कि ये सच है या साधक है या बड़ा अच्छा है, तब तो कल राष्ट्रपति को भी फेंकेंगे, ईश्वर पर भी फेंकेंगे। क्योंकि आपका ईश्वर, अगर आप गए कभी ईश्वर से कभी प्रार्थना करने, हे ईश्वर मेरे बेटे को कुछ दे देना, मेरे को कुछ दे देना, और ईश्वर अगर आपको नहीं देता है तो कल को आप जाके मंदिर पर आप जूता फेंकाएंगे। गलतियां सबसे होती है, प्रतिकार करना, विरोध करना, बदनाम करना, गैर कानूनी कार्य करना,
वो अलग है। अब इसमें जैसे आपने और कहा कि सनातन धर्म का अपमान है, राष्ट्र के क्षेत्र का अधिकार है, राष्ट्र के हित की बात है, राष्ट्र हित की बात, धर्म हित की बात, उसका विरोध कौन नहीं करेगा भला? मैं खुद करता हूं, मैं सबसे ज्यादा मुखर रहता हूं। मैंने भी जिस दिन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यह बात की, उस दिन मैंने भी लिखा, मैंने भी साक्षात्कार दिया, मगर मैंने संवैधानिक तरीका अपनाया। भाई गैर कानूनी हाथ में गैर कानूनी कृत्य करना के बाद आप कहेंगे कि वो हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, ऐसा कभी नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि भारत की व्यवस्था क्या है। देखिए, भारत में कानून था ही नहीं। जब आप जाएंगे सतयुग में, महाभारत को पढ़ेंगे, महाभारत, चूंकि मैं संस्कृत नहीं बोल के रहा, संस्कृत लोग समझते नहीं हैं कि दंड नीति क्या है, सनातन क्या है, तो संस्कृत अगर बोलने लगूंगा तो खैर थोड़ा बहुत ही आता है, याद है श्लोक, मगर उसको बोलता नहीं मैं। सतयुग में न दंड था, न राजा थे, न दंड नीति थी। कालांतर में ब्रह्मा जी ने दंड नीति का निर्माण किया। वो होते होते महाभारत काल से आया, कुछ कम हुआ, शुक्र नीति बनी, दंड नीति आया, फिर चाणक्य आए, उसके पहले मनुस्मृति आया, दंड नीति बनी, श्लोक की संख्या कम होती गई, 10,000, 1,00,000, 10,000, फिर 1,000, फिर अर्थशास्त्र में दंड नीति निहित हुई। अब दंड नीति जो निहित हुई, अभी अगर आप दो ले लेंगे, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, वो दंड देने का अधिकार उस योग्य व्यक्ति के पास होता था जो काम, दाम, मोक्ष, घमंड, इन सबों से दूर होता था। अब जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं, ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये आप इसको अगर एक घटना से समझेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायाधीश को जाकर के अपशब्द कह दिया, उस घटना से आप पूरी दंड व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। पूरी एक समग्रता से अगर उसको समझेंगे कि इसमें सुधार मूलभूत कैसे होना है, तो उसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैंने सतयुग की बात की, दंड देने का कोई विधान ही नहीं था। क्यों नहीं था? प्रजा, राजा दोनों स्वयं कानून का अनुपालन करते थे। मैं सिक्किम गया था पढ़ने, मैं पिछली बार आया तो बताया था, सिक्किम के थानों में केस नहीं होता है एक भी। मैं जब था उस समय 1989 से 90 तक मैं वहाँ था, करीब 2 साल, 89 से 91 तक, वहाँ के थानों में मुकदमे नहीं जाते हैं, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों कानून का स्वयं अनुपालन करता है। ऐसा ही सतयुग था। आप लोग सोचते होंगे राम राज्य आ गया। अरे राम राज्य आया क्या? वो कानून का राज्य होता है। तो राज्य कैसे चलता है? एक कानून व्यवस्था है, एक आर्थिक व्यवस्था है, एक व्यावसायिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, और वो तीनों घड़ा इतना सुयोग्य और सुगमता से चलता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अपने अपने क्षेत्र से जाता नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी को दंड देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई न्यायालय ना कोई पुलिस। उदाहरण के रूप में जब आया, आज जैसे आज नरक का दिया जलाते हैं, आप लोग जानते होंगे, आज का दिन है, दिवाली के पहले नरकासुर जयंती है। आप लोग ये भी सुनते होंगे 1600 पत्नियां थी कृष्ण भगवान की। अरे थोड़ा सा पढ़ते नहीं है लोग। पत्नियां नहीं थी, ये नरकासुर ने पूरे पृथ्वी के जो राज्य है उसमें की सभी रानियों को पकड़ के, लड़कियों को पकड़ के अपने कैद में रख लिया था। उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। महाभारत काल से दंड नीति की आवश्यकता आ गई, लोगों में काम आ गया, लोगों में घमंड आ गया, लोगों में तरह तरह की बुराइयां आ गया। भगवान कृष्ण ने उनको मारा। अब समस्या हो गई कि इन 1600 लड़कियों का हम क्या करें? तो आज बोलचाल में कहते हैं कि आपके भगवान की तो 1600 पत्नियां थी। वध के बाद समस्या तो उसके कारागार में थी, इतनी सारी बच्चियां, बालिकाएं, महिलाएं। तो उन्होंने कहा कि चलिए कुछ नहीं, मैं आपको अपने पत्नी का दर्जा देता हूँ। इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, और उस पर आज आरोपित करते हैं हम कि हिंदू भगवान श्री कृष्ण की 1600 पत्नियां थी। तो देखिए क्या होता है कि एक चीज जो दिखता है वो होता नहीं है। अरे पत्नी तो सिर्फ रुक्मणी थी, राधा थी। राधा इतना प्रेम करती थी कि पूजा राधा को जाता है, रुक्मणी को कोई नहीं जानते हैं।
तो ये जो विधि और विधान है, इसे बहुत मुख्य रूप से, समग्र रूप से बहुत पीछे जाके समझना पड़ेगा। अब आते हैं मौर्य काल में, चलिए दंड नीति की बात करते हैं, कहाँ से ये गलतियां होते चली आ रही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजा होते थे। महामात्य, महामात्य मतलब आज का प्रधानमंत्री, महामात्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? सभी जानते हैं, आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने BC में, मीन्स थोड़ा सा पुराना हो गया, 3300 साल पहले, 2000 हुआ, उधर 300-2600 वर्ष पहले अर्थशास्त्र में दंड नीति लिखा। दंड किसको देना है, क्यों देना है, कैसे देना है। अब सोचिए, उसने पूर्व के धनानंद के मंत्री को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। धनानंद के मंत्री, पूर्व मंत्री, उनका नाम था अमात्य कात्यायन, जो लोग मुद्रा राक्षस उन्हें निक नेम से जानते हैं। अब मृत्यु दंड की सजा देना अक्षम्य होता था, कभी नहीं दिया जाता था। मनुस्मृति में मृत्यु दंड ब्राह्मण को देने की, मनुस्मृति में मृत्यु दंड देने की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। मगर फिर भी उन्होंने दिया, क्योंकि वह राज्य नहीं, राष्ट्रद्रोह का मामला था। पूरा का पूरा उसके गलत नीतियों के चलते, योग्य व्यक्ति था अमात्य कात्यायन, मगर उसके गलत नीतियों के चलते मगध साम्राज्य छत बछत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और पूरी के पूरी आज जो आप लोग कहते हैं सिकंदर महान, उसके गलत नीतियों के चलते सिकंदर महान जो आज कांधार अफगानिस्तान है, जो कालांतर में धर्मांतरित क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान जो लक्ष्मणपुर है वो कालांतर में पाकिस्तान हो गया, उनके गलती के चलते आज ये हमारा ये हालत है। तो इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया, फिर बाद में माफ़ कर दिया, उसे फिर से महामंत्री ही बना दिया। मगर क्या आज के दिन में दंड देने का जो विधान है वो इतने योग्य व्यक्ति के पास है? कोई ऐसा व्यक्ति दंड जो देता है? कौन देता है दंड? आज जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है, पुलिस दंड देती है। पुलिस ने जांच किया, आरोप पत्र समर्पित किया, झूठा सच्चा एक अपना गठन किया, जो भी करना है। न्यायालय तो साक्ष्य देखेगा, मजबूर है। एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार कर दिया पुलिस, और एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ने साबित कर दिया कि यह दोषी है। तो यहाँ से विवाद शुरू होता है। जो निर्दोष व्यक्ति है, वो निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गई। कहाँ से सजा हुई? पुलिस पदाधिकारी के गलत जांच प्रक्रिया से। न्यायालय के आंख में पट्टी है, सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं, पट्टी नहीं है भाई। जो व्यवस्था है, जो आधुनिक काल का व्यवस्था है, वो उस आधुनिक काल के व्यवस्था में ही दोष है। वो बेचारा निर्दोष को सजा हो गया, वो जीवन पर्यंत यही कहता रहेगा कि मैं निर्दोष था, मुझे सजा देकर आपने पाप किया। वो पुलिस को नहीं देखेगा, उस व्यवस्था को नहीं देखेगा, वो न्यायाधीश को देखेगा। सजा न्यायाधीश ने दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे न्यायिक प्रक्रिया में दोष आने लगा। लोगों के बीच में ये आने लगा कि न्यायिक प्रक्रिया कुछ है नहीं। फिर दूसरा बात है, हमारे यहाँ एक दूसरा अजीब विडंबना है कि जो न्यायिक व्यवस्था है, आज़ादी के बाद हम लोगों ने संविधान बना लिया। आज़ादी के पूर्व 1835 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम लोगों ने उसको बना लिया। संविधान सभा में जो पहले के सांसद से, जो पहले अंग्रेजों के साथ काम करते थे, अंग्रेजों के लिए सांसद थे सभी, जयपाल सिंह मुंडा हो हमारे एरिया से, झारखंड है, वो भी अंग्रेजों के लिए ही एक सांसद हुआ करते थे। उन्होंने उस संविधान सभा में उनको नामित किया था। इन लोगों ने मिलकर एक संविधान बना लिया। अब संविधान सभा में जो भी व्यवस्था लाई गई, मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, और यहाँ से वहाँ से लेके एक बना लिया। कहने को हम आज़ाद हैं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कानून आज के दम में तक भारतीय कानून नहीं है, ना भारतीय परिप्रेक्ष्य का, ना भारतीय परंपरा का, ना ही भारतीय संस्कृति के लिए एक भी कानून है जो इस देश और इस धरा में समाहित ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए विवाद बढ़ते चला जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आपने BCI पूछा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये वेल्स से चला आ रहा है, ब्रिटेन से, कोई नया बात है नहीं, इसमें इंडिया शब्द सिर्फ जुड़ा है।
क्योंकि पहले 1865 में यही कानून था, उसमें मुंशी प्लीडर्स होते थे, यही कानून था 1865। उन्होंने अंग्रेजों ने फिर इसको 1979 में बदलने के बाद फिर एक बार बदलाव हुआ। अंतिम में 1926 का जो एक्ट था उसे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना के एडवोकेट एक्ट 1861 बना दिया। और जो बैरिस्टर थे, जो पुराने वाले कानून में जो 1865 किंग ऑफ वेल्स से चला आ रहा था, जो ऐसा आप देखते होंगे कि पुराने पिक्चरों में जो ऐसा बाल लगाते थे और ऐसा करके विग पहनते थे, अजीब सा चोला पहनते थे, तो वो बैरिस्टर्स थे। अब बैरिस्टर्स को आपने वरीय अधिवक्ता बना दिया, इतना ही अलग कार्य किया कि उनका जो है थोड़ा सा गाउन डिफरेंस कर दिया। अब अगर हम पूर्ण रूप से विदेशी कानून का अनुसरण भारत में करेंगे तो भाई अजीब बात है। अब उसको एक मजाकिया तौर पे उदाहरण दे देता हूँ। ये अभी आया रूफ टॉप गाड़ियाँ आई हैं, बहुत अच्छे रूप से चल रही हैं। देखिए कितना दुरुपयोग होने लगता है जिस क्षेत्र से में बनाने के लिए होता है और जो यहाँ होता है। कानून का भी वैसे ही हाल होता है। वो स्विट्जरलैंड में धूप नहीं होता है, ब्रिटेन में धूप नहीं होता है, धूप नहीं होने के चलते गाड़ी के अंदर रोशनी नहीं आती है, तो सीधी रोशनी चाहिए। तो सीधी रोशनी अंदर में और हवा के लिए वो रूफ टॉप आया कि भाई शीशा रहेगा तो सीधी धूप आएगी, क्योंकि धूप तो वहाँ निकलना ही नहीं है। 2-3 महीने में एक दिन धूप निकल गई तो उसे लोग बहुत प्लीजेंट वेदर बोलते हैं। अब वही कानून वही गाड़ी भारत में आ गई रूफ टॉप। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर मेन रोड में खड़े हो जा रहे हैं, उसके ऊपर गर्दन निकाल ले रहे हैं, उससे डंटा निकाल ले रहे हैं, और तो और राजनीतिक दल उस रूफटॉप को प्रचार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उस पर माइक लेके खड़ा हो जा रहे हैं। तो भाई विदेशी कानून को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लगाएंगे तो ये इसी प्रकार का लंगड़ा कानून हो जाएगा, लंगड़ा कानून हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी की सारी, हमने क्या कहा, 1926 का जो अधिवक्ता अधिनियम था उसको परिष्कृत करके इंडिया शब्द जोड़ के 1861 1953 में इनका एक लॉ कमीशन बना और 1961 में ये भारतीय अधिवक्ता अधिनियम बन गया। तो 53 का कानून लागू हुआ 1961 में, 1826 का मूल है, हालांकि चल रहा है 1865 से, उतने पुराने को छोड़ दें। इसमें बहुत सारी व्यवस्था आई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स, BCI, टू सेफगार्ड द अधिकार मीन्स अधिकार के हितों का, अधिवक्ताओं के, राज्य के अधिवक्ताओं के हितों का रक्षण करना, राज्य बार काउंसिल। उसके तहत बहुत सारे जो है सूचीबद्ध अधिवक्ता संघ, वो विभिन्न अधिवक्ताओं के। तो पर आज के दिन में विडंबना क्या है कि BCI बन गया, स्टेट बार काउंसिल बन गया। आपने कभी सुना है कि किसी बड़े अधिवक्ता के ऊपर कोई BCI ने कार्रवाई कर दी? आपने अभी तो उदाहरण लिया पहले कि सुधीर कुमार अधिवक्ता जी ने जूता चला दिया। बहुत अच्छा किया भाई, उनका एक कह सकते हैं उनके सोच में आई, कल अगर भगवान जी के पास जाएंगे, अगर शंकर भगवान उनकी बात नहीं मानेंगे तो शंकर भगवान को जूता चला देंगे, हो गया। और वो बाद में कहेंगे कि मैं पूरे होशे हवास में कह रहा हूँ। ये कौन सा विरोध का तरीका हुआ? तब तो लाला लाजपत राय कानून के विरोध करने में क्या कह रहे थे, ये कानून रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और उन्होंने पुलिस के डंडों से मार खाया। और उनकी वर्चुअली, वो तो लोग कहते हैं कि वो पुलिस के डंडे से मौत हो गई। हाँ, मगर मर तो गए, हत्या तो हो गई कानून के ही विरोध करने में ना। तब तो वो उनसे बड़ा आप हो गए, लाला लाजपत राय से ज्यादा बड़े आप हो गए, क्योंकि आपने मंदिर पर चला दिया। अरे ऐसा नहीं होता है। गलत कृत्य का कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो सही है। अगर आपको विरोध करना था, आप रोज उसी सुप्रीम कोर्ट के आगे धरने में बैठ जाते, रोज आप बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिख के देते। आपने इसके पूर्व कभी विरोध किया है? आपको बड़ा आघात लगा था, उनका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा है? हमारा आपके देखे, मैंने इस कृत्य का विरोध किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ये नहीं कहना चाहिए था, सनातन का अपमान करने का उनका कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने कहा कभी? तो अचानक आके तो इसका मतलब कहीं से ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऐसे कैसे होता है। आपने पूर्व में कोई विरोध नहीं किया, अचानक कैसे विरोध कर दिया? दूसरी बात,
उस कृत्य के लिए अगले दिन बार काउंसिल ने उनका लाइसेंस ले लिया। ठीक है। राइट ऑफ प्री ऑडियंस, दिस एक्ट इज फ्रॉम 19 in India from 1865. So at that time also the barristers who were completed barristership from the from the Kings of Wales, they have got their right of audience, विशेषाधिकार बोलने का। न्यायविद को विशेषाधिकार बोलने का कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय में खड़ा है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में, चर्च में, पहले न्याय प्रक्रिया चर्च से शुरू हुई थी, जो आज हम लोग काला कानून पहनते हैं। हम कह रहे हैं बार बार हम लोग आज़ाद हैं नहीं, हम लोग गुलाम हैं। अब देखेंगे मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, इसके लिए रोजाना मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, और ये मैं विगत 1996 से यही पहन रहा हूँ, और धोती कुर्ता ही। तो मुझे बहुत झेलना पड़ा है इसके लिए। आज लोग अब नहीं लगता है, क्योंकि ये जानता है कि ये भारत का ही आदमी है, और ये मैं क्यों ना पहनूं, वो देश में देवताओं का वस्त्र है, जो देवता धारण करते थे वही हम भी कर रहे हैं। इसमें एक ऐड हो गया कुर्ता। भारत में कुर्ता का कोई प्रचलन नहीं था, सिले हुए वस्त्र का प्रचलन भारत में नहीं है, कभी नहीं था। सिले हुए वस्त्र, ऐसा नहीं कि हम सिलना नहीं जानते थे, हम बहुत निपुण साइंटिस्ट थे, बट हमारे यहाँ सिले हुए वस्त्र को पहनना वर्जित है। आज भी पूजा पाठ करेंगे तो पंडित जी मना करेंगे सिला हुआ वस्त्र ना पहने। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ये भी कह रहा हूँ कि बीसीआई ने क्या किया, सजा तो दे दिया उनको, उनका लाइसेंस तो ले लिया। सुधीर जी को सजा मिली। हाँ, उनका लाइसेंस ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने क्या किया, कंटेम्प्ट चलाने का दे दिया कि कंटेम्प्ट इन पर चले, अपराधी का अवमाननाबाद चल भी जाएगा। सुधीर जी पे। हाँ, सुधीर जी पर। मगर क्या किसी ने माननीय मुख्य न्यायाधीश पर ये राइट ऑफ प्री ऑडियंस इनको मिला हुआ है? अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, चेयरमैन बार काउंसिल, चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल, एडवोकेट जनरल, इनको राइट ऑफ प्री ऑडियंस मिला हुआ है। क्या इनमें से किसी ने उच्चतम न्यायालय में जाकर न्यायाधीश महोदय को बोला कि महोदय मैं विरोध करता हूं, ये कानून सम्मत नहीं है? मान लीजिए वो न्याय कक्ष में जाते तो हो सकता था कि वो भी एक अवमानना कृत्य हो जाता, क्योंकि वो भी परमिसिबल नहीं है। बाहर में भी आपने सुना किसी का बयान, सोशल मीडिया हो, लेखनी हो, अखबार हो, साक्षात्कार हो, कहीं भी बोल सकते थे। ये तो राइट ऑफ प्री ऑडियंस उनका है, कोर्ट में भी है, बाहर भी है, विशेषाधिकार प्राप्त है। भाई अगर आप संसद में संसद सदस्य का मान मर्दन करते हैं तो विशेषाधिकार का हनन हो जाता है। रोजाना आप सुनते होंगे फलां एमपी का विशेषाधिकार का हनन की कार्रवाई चलेगी। भाई उनका भी तो विशेषाधिकार है, राइट ऑफ प्री ऑडियंस है। आपने कहीं नहीं कहा, और चाहते हैं आप साहब की न्यायिक व्यवस्था सुधर जाए। सुधारने वाले जिनकी जिम्मेदारी है वो तो सुधार ही नहीं रहे, कैसे सुधरेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आपने कभी सुना है? अब मैं उदाहरण के रूप में बोलता हूं, अभी आज ही सोशल मीडिया पर लिखा हूं रात को पढ़ के, ऐसा नहीं, प्रशांत भूषण सजा याफ्ता है, ठीक है। हीरा की चोरी हो चाहे हीरा की चोरी हो, भाई मामला एक ही बनता है, सजा ही होगा। जो 379 चोरी में लिखा है, अभी तो नया बीएनएस है, वो भी कॉपी कैट है, कोई बहुत बड़ा नहीं। लोगों ने सोचा, हमने भी सोचा बीएनएस कुछ बदल जाएगा। हाँ, एक नाम अच्छा आ गया उसमें, भारतीय। अदरवाइज इंडियन पैनल केट 1860 का पूरा कॉपी केट है, और कुछ नहीं है। वो जो हम लोग करते हैं ना फेसबुक पे, कॉपी केट पेस्ट, क्या कॉपी, हाँ कॉपी पेस्ट, वही है, वो कुछ है नहीं। हाँ, नाम बदल गया, कुछ थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन के बारे में जोर दिया गया, वो भी कुछ कार्य हो नहीं रहा है, क्योंकि भारत में कहीं भी किसी के पास, सबके पास मोबाइल भले है, बट साइंटिफिक डिजिटलाइजेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो कोई कानून चालू है नहीं बस। तो अब इस परिस्थिति में आप चाहेंगे कि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव हो जाए, वो ऐसा संभव है नहीं। शांत किशोर के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो उन पर उनको सजा हो गई थी। उन्होंने न्यायाधीश पर इसी प्रकार, जो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से अपशब्द कह दिया था, कुछ फेंक दिया था, तो उसके बाद उनको सजा हो गई। न्यायाधीशों ने, माननीय न्यायाधीशों ने सोचा क्या सजा दें भाई, इतना बड़ा व्यक्ति है, तो सजा भी तय हुआ बड़े व्यक्ति के लिए। कोई अगर गरीब वकील किया होता
तो उसका तो भाई मुश्किल था, मैक्सिमम सजा होता, क्योंकि भारत में तो सजा भी तय होता है उस व्यक्ति के वजन से। तो अब न्याय को कहेंगे कि न्याय ये है, समानांतर है, सबके लिए बराबर है, ये सब कथन है। भारत में सजा तय होता है व्यक्ति के कितना बड़ा वो व्यक्ति है। तो हालांकि इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ, मतलब मनी बोले, प्रभावशाली बोले, ये सब एक ही शब्द है। प्रभाव तभी होगा जब आप धनवान होंगे, क्योंकि आप ये सतयुग नहीं है कि कानून नहीं है फिर भी किसी का हत्या नहीं हो रहा है, किसी का बलात्कार नहीं हो रहा है, कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, फिर भी सारे प्रजा एकदम सद्गुण है, सर्वसंपन्न है, कुछ नहीं हो रही है। ये अभी कल भटयुग है, नहीं कलयुग है। तो उन पर सजा हो गई, ठीक है। 1 रुपये क्या सजा हुआ, मान लेते हैं 1 ही रुपये हुआ, 1 रुपये की सजा। हाँ, 1 रुपये का सजा मिला। प्रशांत किशोर जैसे जाने माने वकील पे सजा होती है 1 रुपये की। 1 रुपये की, 1 रुपये उनको दंड दिया, उसको भी उन्होंने मजाक उठा दिया। फेसबुक पर आए, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपना ही फेसबुक लाइव करके और 1 रुपया ऐसे दिखाकर उच्चतम न्यायालय का इतना बड़ा मखौल उड़ा दिया वापस, ठीक है, वापस कि 1 रुपये का सजा, 1 रुपये दांत दिखाते हुए चले आए, वो भी खत्म हो गया। 2 बार उन्होंने उन पे तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो 1 रुपये का हो ही गया कि दोबारा फिर हाँ, दोबारा अब कहाँ से होगा जब 1 रुपये का सजा हो गया और सजा माफ कर दिया गया। सोशल मीडिया पे दिखा भी दिए, चिढ़ा भी दिए, न्यायालय का मजाक भी उड़ा दिए। अब इसका प्रतिक्रिया कौन कर सकता है? बार काउंसिल। चूंकि आप देखेंगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1961 में ये विस्तार से निहित है, बहुत विस्तार से। अगर किसी अधिवक्ता ने, वरीय अधिवक्ता है, किसी अधिवक्ता ने इस प्रकार का कृत्य किया, सजा तो है उनको। अगर सजा है तो भाई बार काउंसिल ने क्या कभी उसको मिसकंडक्ट का नोटिस दिया? नहीं दिया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ, सजा 1 रुपये का हो, खीरा चोर चाहे हीरा चोर, नहीं दिया। उसके बाद नहीं दिया, अभी कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से और वो जजेज के खिलाफ खूब रोजाना ही बोलते हैं। बात तो दोनों तरफ से है ना, क्योंकि अगर आप एक बात को सिर्फ एक तरफ से बोलेंगे तो वो तो चलेगा नहीं, दोनों तरफ से बोलना पड़ेगा। अगर आप खुद निष्पक्ष नहीं रहेंगे और आप चाहेंगे कि मेरे लिए सारे लोग निष्पक्ष और निष्काम रूप से एकदम धर्मपरायण हो जाए, ऐसा होगा नहीं। आपने जब वहां नहीं किया, अरे अभी ये क्या वो हमें लगता है कुछ दिनों पहले वो नोट कुछ जल गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरे इंडिया में इसका आफत विपत हुआ। मगर आपने कभी सुना कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ कार्रवाई किया है? कहीं पत्र भी लिखा हो, कुछ भी किया हो? थोड़ा हमको दिखाइए। मैंने सर्च किया, मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कहीं भी कुछ भी इस पर किया हो। हाँ, एक उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने कुछ विरोध किया, इलाहाबाद के अधिवक्ताओं ने किया, उसके अतिरिक्त तो नहीं किया। ये जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की थी ना, वो हमारा कस्टोडियन है ना, नहीं करते हैं। क्या वजह है? देखिए, वजह ही ऐसा है ना, ये सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। सिस्टम ऐसा है कि ये मुश्किल हो रहा है, मतलब व्यवस्था ऐसा है। अब इसको बताते हैं। राइट ऑफ प्री ऑडियंस किसको मिला हुआ है? मैंने बता दिया नाम। मान लेते हैं आप ऊपर के सोलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल की बात करें, वो केंद्र सरकार का मुखिया है। अगर वो उसका विरोध करेगा, उसे रोज केंद्र सरकार के मुकदमे लगे होते हैं, तो वो देखेगा कि भाई फंस जाएंगे, काहे ले। चेयरमैन बार काउंसिल हैं, उनका एक सीमित दायरा है, अपना एक सीमित सिस्टम है, वो भी क्यों लेंगे? तो जब हर व्यक्ति सुप्ता अवस्था में है तो ये तो नागरिक तो फंस ही रहा है। राज्य में अभी आप देखिए, कल वो जो घटना आप कह रहे थे, वो घटना में तो उस समय चेयरमैन भी थे न्याय कक्ष में, और ये उनकी कोई पहली घटना नहीं है, पुनरावृत्ति है, पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा कि माननीयों ने फुल कोर्ट रेफरेंस कर लिया, माननीयों ने 5 जजेज का खंडपीठ विशेष पीठ बना लिया, एक अवमाननावाद, आपराधिक वामनावाद भी चल गया। अभी आप ही ने बताया कि मैंने बहुत अधिवक्ताओं को बुलाया, कोई नहीं आए। इसके पहले एक और लोग ने मुझे फ़ोन किया कि आप आएंगे। सर, मैंने 5 लोगों को पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया,
मगर कोई सच बोलने को नहीं तैयार है। अगर कोई व्यक्ति सच के लिए बोलने को नहीं तैयार है तो आप कैसे ये उम्मीद लगा रखते हैं कि जब वो बोल नहीं पा रहा है तो आपके लिए खड़ा कैसे रहेगा? व्यवस्था में तो ऐसी सिस्टम ही आ चुकी है कि ऐसा, मतलब पूरा का पूरा व्यवस्था, देखिए आप किसी भी व्यवस्था में कॉपी करेंगे ना, व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। आप कभी भी मूल पर नहीं जाएंगे, व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। क्योंकि जो ये व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है, ब्रिटेन, वेल्स के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं हो रहा है। ये 1926 का बीसीआई नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ क्या है, संविधान आपने देखा होगा, संविधान 2 भागों में है। संविधान का एक भाग है अधिकार, एक भाग है कर्तव्य। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि रोड पर थूकना आपको मना है, ये कर्तव्य है आपका। आप किसी को बताइए कि कोई भी बूढ़ा है उसको आपको मदद करना कर्तव्य है आपका। कहीं कोई गलत कार्य कर रहा है उसको रोकना आपका कर्तव्य है। अरे हाँ, आप इस रोड पर खड़े रहिए, दिन भर में 30 एम्बुलेंस की गाड़ियां जाएंगी। एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि भीड़ को हटा के पहले एम्बुलेंस को रास्ता दे। कर्तव्य नहीं करेंगे, अधिकार बहुत याद रहता है। उसी प्रकार से जब बीसीआई के पास भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, अजीब अजीब बातें होती है यहाँ। एक बेचारा गरीब अधिवक्ता, उसकी मान लेते हैं कि उसे पैसे से कोई इनकम नहीं हो रहा है, वो बेचारा थक हार के 2-4 साल काम किया। आज इसी के चलते सरकार से अनुदान लेके स्टाइफेंड का एक चला है कि कोई भी अधिवक्ता जो है, यंग अधिवक्ता, उसको कुछ अनुदान मिले राज्य सर। उसमें भी बार काउंसिल ने कुछ नहीं किया, राज्य से अनुदानित है वो। तो वो मान लेते हैं कि एक फोटोकॉपी का दुकान खोल लेता है। आप पूरा जजमेंट्स पढ़ लीजिए, मैक्सिमम पनिशमेंट बार काउंसिल ने दिया है कि ये दुकान चलाया, ये फोटोकॉपी का दुकान चला लिया, और वो सुप्रीम कोर्ट से अफर्म भी हो जाता है। एक बेचारा जो फोटोकॉपियर से कितना कमाता होगा, 5,000 2,000, वो अफर्म हो जाता है। मगर आपने कभी सुना जो मैंने उदाहरण दिया, अभिषेक मनु सिंघवी का चलचित्र पतित कार्य के लिए चल गया, बार काउंसिल का कोई प्रोसीडिंग चला क्या? हमको बताइए। नहीं चला, किसी ने मुकदमा नहीं किया, मान लेते हैं। आपने क्या किया भाई? ये सिर्फ ऐसे कहने से कि आप हर समय उंगली उठा देंगे कि न्यायालय में गड़बड़ी है, न्यायाधीश गलत है। आप पहले अपना देखेंगे कि न्यायालय का देखेंगे? अगर आप जिस दिन अधिवक्ता सही हो जाए, जिस दिन इस देश का एक एक नागरिक सही हो जाए, आपको क्या लगता है कि इस देश में कोई भी बेईमानी होगी क्या? आज तो भाई बेईमानी का ये आलम है। एक दिन मैंने एक दिन सोचा और लिखा कि भाई आज तो ऐसा हालत है बेईमानी का कि अरे यार कोई बात नहीं, 5 लाख रुपया तो लिया, बड़ा ईमानदार अधिकारी है। बोले क्यों भाई, क्या है ईमानदार है? अरे यार वो जमीन का रजिस्ट्री करवाने गया था, म्यूटेशन का बात था, सीओ साहब को इतना पैसा तो दिया हमने 5 लाख, बड़ा ईमानदार है। बोले भाई ईमानदार कैसे है, तुम ऐसा बार बार बोल रहे हो? मेरा मुवक्किल है, कैसे बार बार कह रहे हो? 5 लाख रुपया दे दिया। अरे सर पैसा लेके काम कर दिया ना। अब इस अवधारणा में आप कह रहे हैं कि पूरा व्यवस्था ठीक हो जाएगा। अरे पहले देखिए राज्य, देखिए क्या है, आज मैं बार बार कहता हूं कि आज वर्तमान में सन 2025 में आजादी के पूर्व जितने हम गुलाम नहीं थे उससे कहीं 4 गुना आज गुलाम हैं। और गुलाम व्यक्ति सिर्फ मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़ा, आरक्षण, मुफ्त फला, मुफ्त ढिमका, उसके सिवा वो कुछ नहीं सोच सकता है। आजादी इसलिए मिल गई क्योंकि उस समय के लोग बलवान थे, चरित्रवान थे, गुणवान थे, लड़ना जानते थे। आज का अगर आज आ जाए, आज के लोग कहते हैं ना, आज अगर कोई समस्या उतनी बड़ी आ जाए तो यह देश तुरंत ही गुलाम हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप देखिए जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब राजा का मुल्क था नेपाल, कोई छुआ नहीं उसको। जब राजा कांधार का मुल्क, राजा में कांधार जब था अफगानिस्तान, कुछ नहीं हो पाया। तो कानून बदलिए ना।
अभी आप उदाहरण देता हूं, राष्ट्रपति किसके नियुक्ति को, मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति पत्र कौन निर्गत करता है? राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति। अब उनको हटाने का अधिकार है मुख्य न्यायाधीश को? नहीं है। प्रधानमंत्री? नहीं। कानून मंत्री? अरे तो फिर कौन करेगा? आप बोले ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य से आप भारत में ब्रिटेन का कानून लगाएंगे, नियुक्तिकर्ता को कोई भी कार्रवाई करने की छूट नहीं है। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रही है। कोलेजियम नया एक सिस्टम आ गया जिसका बहुत भयंकर विरोध होता है, होना भी चाहिए, वो कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जैसा जनता कहते हैं कि जनता जेपीएससी और यूपीएससी के पैटर्न पर ले आए तो उससे बहुत सुधार हो जाएगा? जैसे यूपीएससी जेपीएससी के पैटर्न पर नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाएंगे, वैसे ही लोग कहने लगेंगे 50% मुझे दो, 20% मुझे दो, हम आदिवासी मेरा 2%, हम शेड्यूल कास्ट मेरा 30%, हम बैकवर्ड मेरा 40%। अरे क्या बात करते हैं यार! भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये चलेगा ही नहीं। जिस दिन से आपने वर्ण व्यवस्था बदलकर जाति व्यवस्था लाई, ये देश चला गया। मंदिर बनाने वाला विश्वकर्मा, आप कभी पुरी मंदिर गए हैं? पुरी मंदिर में घुसने के पहले आप जाएंगे जब, तो सबसे पहले मूर्ति आपको मिलेगी भगवान विश्वकर्मा की, जो गेट पर ही मिलेगी। किसी भी मंदिर में जाइएगा जो बड़ा मंदिर है। आज के दिन में विश्वकर्मा बेचारे शेड्यूल कास्ट ना पता नहीं क्या है, वो जो भी है। अगर वो उस समय मंदिर, अगर हम मान लेते हैं ये 7वां मंदिर है, 1100 में बना है इंद्रदुम्न के द्वारा, वो विश्वकर्मा कौन है? ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट टेम्पल, एंड बिफोर एंटरिंग इन द टेम्पल वी हैव टू वर्शिप फर्स्ट द डिजाइनर ऑफ द टेम्पल, देन वी विल गो फॉर टू द गॉड, ओरिजिनल डाइटी। हमारा ये संस्कार था। आप अपने आप में मोरल नहीं ला रहे हैं और सुधार कर रहे हैं न्याय का मंदिर का। नहीं होगा। विदेशी कानून से भारतीय न्याय शास्त्र जब तक आप नहीं लाएंगे, भारतीय न्याय शास्त्र की प्रक्रिया में आप नहीं चलेंगे, ऐसी घटना, ये जो घटना की आपने उदाहरण दिया कि वो न्यायालय में उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उनका एक बिजली का मुकदमा था, न्यायालय में उन्होंने पहले बोला कि हुजूर हमारा दिवाली में न्यायालय, हमारा क्लाइंट का बिजली बिल कम कट गया है, अंधेरे में है। न्यायालय ने खुद ही कहा, 14 तारीख की बात है, आपका बिजली बिल कट गया है, हाँ, जनता अंधेरे में रही, कल लगाओ इनका केस। डिफेक्टिव केस था, लग गया, बहस हुई। विवाद किस बात का हुआ? उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में माननीय न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, आपको आधा जमा करना होगा, तो आधा आप जमा कर दीजिए। तो नहीं, आधा नहीं देंगे, 10,000 देंगे, हम लोग बहुत गरीब हैं। तो बोला कि भाई कहाँ लिखे हैं कि आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं क्या? तो नहीं लिखे हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग बहुत गरीब। तो गरीब कैसे हैं? वो लिखे हैं? तो नहीं, वो भी नहीं लिखे हैं। तो कितना आपके हिसाब से बिजली बिल होता है, लिखा है कहीं आपने? तो नहीं, वो भी नहीं लिखा है। ए भाई, तो 50,000 तो आपको देना पड़ेगा, हम इससे रेवेन्यू का मैटर है, इससे कम में नहीं कर सकते हैं। आदेश भी उन्होंने कर दिया, आदेश अपलोड भी कर दिया, सो दैट कि उनका लाइट कनेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी। दूसरा केस कॉल हुआ, उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब थे वहीं थे। उनको ऐसे लोग रोजाना बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं, धोती कुर्ता पहनता है, ये है वो, बहुत कुछ बोलते हैं। तो हम क्या करें उसमें? तो बताइए चेयरमैन साहब, अभी हम न्याय किए, न्याय तो अगर करेंगे तो एक पक्ष में न्याय होगा, दूसरे पक्ष में अन्याय होगा। तो मगर कोई ये थोड़ी बहस कर सकता है कि आप बैठ के यहाँ पर अन्याय कर रहे हैं। अब उसके बाद विवाद चालू हो गया। ये कौन सा तरीका हुआ? आप न्यायालय कक्ष में आप मेंबर बार हैं, मेंबर बार काउंसिल, जो आप उत्तरदायी हैं पूरे वकील संप्रदाय को, सॉरी संप्रदाय गलत यूज हो गया, वकील समुदाय को आप मोरल की किस रूप में प्रैक्टिस करना है, किस रूप में आपको न्यायालय में बोलना है, किस तरह आपको न्यायालय का मान रखना है। एक अधिवक्ता ही न्यायालय का मान नहीं रखेगा तो अधिवक्ता कहाँ रहेगा? कोई नहीं पहचानेगा कल को समाज में। पूरी की पूरी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था भारत की विध्वंस में चली जाएगी। और ये षड्यंत्र है
दोनों पक्ष विपक्ष दोनों का मैं कह रहा हूं, अगर न्यायिक व्यवस्था को विध्वंस करने का आपका षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र अगर ये सफल हो गया तो भारत में सर्वप्रथम न्यायिक व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र, नेपाल में भी यही किया गया। न्यायिक व्यवस्था का नोचन करके उसको इस तरह का बदनाम करके उन न्यायिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और ये कोई नहीं समझने को है कि गलती कहां से हो रही है, कौन व्यक्ति उत्तरदायी है जो कर्तव्य अपना नहीं निभा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में आप देखिए कितना तरह का पावर है भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, आप उसका क्यों नहीं उपयोग करते हैं? आपने कभी नहीं उपयोग किया है। फल बेच दिया, फोटोकॉपी लगा दिया, किसी क्लाइंट ने शिकायतवाद कर दिया, किसी वकील को फंसाना हो तो झूठा शिकायतवाद दर्ज कर दिया, 90% तो यही होता है। मगर किसी बड़े मामले में स्वतः बार काउंसिल ने किसी भी मुद्दे में कभी भी ना तो अपने अधिकार का प्रयोग किया है, ना ही कोई जज के आगे बोला है। उनको राइट ऑफ ऑडियंस है फिर भी नहीं बोलते हैं। हमको नहीं है राइट ऑफ ऑडियंस, 26 साल का प्रैक्टिस है मगर मेरा राइट ऑफ ऑडियंस, बिकॉज आई एम नॉट एडवोकेट जनरल, नाइदर द चेयरमैन बार काउंसिल, बट दे आर नॉट यूजिंग देयर बार। आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं, आप हर गलती पर बोल सकते हैं, आप हर गलती पर मुद्दा उठा सकते हैं। हमारे जैसा छोटा व्यक्ति नोटबंदी पर जो नोट जला मिला उस पर भी मुद्दा उठा सकता है, तो आप इतने बड़े आदमी हो के क्यों नहीं उठा सकते हैं साहब? फिर क्यों नहीं उठाते? देखिए अपना अपना हिस्सा बांट लिया। नहीं, हिस्सा फिस्सा नहीं है, पैसा वैसा नहीं होता है। ये मत कहिए कि कोई पैसा कमा लिया फला कमा लिया, बहुत एक दो बिड़ले होते हैं। भारत के इतिहास में अंग्रेज के दिन से भी जज थे, 1793 से जज हैं, 1799 से 2025 में पहली बार पैसा का मुद्दा आया है। एक दो आप पहले की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में कुछ पैसे आए थे किसी न्यायाधीश के यहाँ, तो आप इतना 1783 से 2025 से लगातार न्यायालय कार्य कर रहा है। इतने बड़े दिनों में कभी पैसे का तो बात नहीं आया। अरे यहाँ पर समस्या क्या है कि ये पॉलिस मारने की दुनिया हो गई है। और पुलिस से फायदा क्या? पुलिस से उनका जब केस गया तो कुछ लाभ मिल गया, उनको मिल गया। दो प्रकार से लोग लाभ ले रहे हैं यहाँ। एक पॉलिस मार के, मतलब जो हम उसमें मैं असल में बोलता रहता हूँ वो शब्द है कि भाई आप जितना चीनी लगा रहे हैं तो आपको लाभ मिलते चला जा रहा है। दूसरा घटक है, दूसरा जो दल है जो ये बीसीआई का हो या नेताओं का हमारे, वो है वो उत्पात करके कि मैं उत्पाती बनूंगा, जितना उत्पात करूंगा तो जजेस डर से हमको देंगे रिलीफ। दो प्रकार के हो गए। एक हो गए, क्या जज जो उत्पाती वकील है उससे डरते हैं? कोई नहीं डरता है किसी से, मगर उनका श्रेणी है। डरते तो फिर ये कार्रवाई कैसे होती? अगर डरते तो ये कार्रवाई कैसे होती? पूर्व में भी एक हमारे, लेकिन हमने वीडियो देखा है उसमें वकील साहब साफ साफ बोल रहे हैं साहब देश चल रहा है, कंट्री इज बर्निंग। देखिए वो तो स्वार्थ हित आय को राष्ट्रहित से बात कर दिए। कहां बिजली बिल का बात आ गया? तो उसमें देश इज बर्निंग कैसे? भाई वो बिजली बिल का झगड़ा है। हाँ? मान भी लेते हैं ये जज साहब, मान भी लिए जो अभी डिफेंस या बाद में प्रतिकार में कुछ भी आएगा, आफ्टर थॉट्स आएगा कि वो जज साहब बहुत ऐसे बोलते थे, वैसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। जनता तो उनके आदेश से खुश थी। और आपको भी तो भाई 14 तारीख को का हाईकोर्ट में केस लगता नहीं है, 10,000 केस लंबित है। एक छोटा सा एक घर में एक गरीब आदमी का बिजली बिल को जोड़ने के लिए माननीय ने, विधवा हो कोई वैसा नहीं, उन्होंने भी यही शब्द बोला था। बार बार विधवा आपने क्यों बोला? अच्छा, उन्होंने भी, जज साहब ने भी यही शब्द बोला था। क्या विधवा कोई गाली है या बार बार विधवा विधवा कह रही हैं? उन्होंने भी यही शब्द आपत्ति उठाई थी। अरे आप विधवा है तो भाई क्या मतलब आप उसको इस तरह से हमारे आगे उसको बोल रहे हैं? गरीब बोल सकते हैं या इंसान बोल सकते हैं, ये बार बार किसी को मतलब क्यों बोल रहे हैं आप? तो 14 तारीख को जब केस लगा, नहीं केस लगा नहीं, जब प्रार्थना हुई जल्दबाजी में, तो जज साहब ने यही कहा था। आप लिस्ट में देखिए ना, आपके तो इंटरनेट दुनिया भर का आपके यहाँ कंप्यूटर है, स्टिल डिफेक्टिव केस है, वो सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए था। उसको लगाया, आदेश दिया कि भाई एक व्यक्ति ना रहे, तो बदले में आपने क्या कह दिया? कंट्री इज बर्निंग, बी इन लिमिट। समझते हैं इसका मतलब? इस जज को बोल रहा आप इसका पहले हिंदी रूपांतरण कीजिए ना, कंट्री इज बर्निंग ना, पूरा आप लोग पर एक गलत बढ़ करते हैं।
यही दिक्कत है मीडिया का। वो कल मैं एनएनएफ में गया था, वो भी उनसे, उनके जो एंकर थे उनसे मुझे विवाद हो गया। वो इतना सा दिखाए कि एडवोकेट्स को वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, आधा क्लिप। हमने बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि क्यों? बोले कि आप जब तक पूरी की पूरी ऑडियो नहीं दिखाएंगे जो आपके पास संरक्षित है, पूरी बात नहीं बताएंगे, तो कुत्ता का पूंछ दिखा के बाघ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। अब भाई आप कुत्ता का पूंछ हमारे हाथ में दे दीजिएगा, एक लाइन दिखा रहे हैं, उधर बाघ निकल गया तो, छिपकली का पूंछ की जगह सांप निकल गया तो मैं उनको बहुत देर लड़ा कि पहले आप पूरी बात दिखाएं तभी मैं इस आपके साक्षात्कार में भाग लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। तब उन्होंने दिखाया, तब बातें हुई। क्या बोला? कंट्री इज बर्निंग। आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो जज हो गए, हम नहीं पढ़े तो वकील हैं। ये बदनामी वाली बात हुई। और ये तिरस्कार नहीं हुआ, ये गाली देने वाली बात हो गई। कौन पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, एक आक्षेप लगाना, चिढ़ाना। भाई आप विरोध कर सकते हैं बहुत संवैधानिक तरीके से, 1000 तरीका है विरोध करने का। आप किसी जज को इस तरह से धमकी नहीं दे सकते हैं न्यायालय कक्ष में। दूसरा उन्होंने बोला कि बी इन योर लिमिट। इसका आप तीनों का ट्रांसलेशन करते हैं, नहीं कि ये हिंदी में शाब्दिक रूप से इसको हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेट कर दीजिए, यही आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बार बार बोलता हूं भारत का भविष्य अगर रक्षा करना है तो भारतीय कानून को, मूल कानून का अनुसरण करिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। पूरे राष्ट्र में न्यायपालिका के खिलाफ आग लगा हुआ है, हिंदी मूल ट्रांसलेशन। पूरे राष्ट्र में न्यायपालिका के खिलाफ आग लगा, अग्नि ज्वाला चल रहा। ऐसा दिखा है आपने? कौन सिविल कोर्ट में आग लगा दिया? कौन किस में लगा दिया? नहीं लगाया। दूसरा, बी इन योर लिमिट, अपने औकात में रहो। ये रोड चलने वाला भाषा है। ये जो रिक्शा वाला और साइकिल वाला लड़ता है तब बोलता है औकात दिखा दो बुबे। ये तरीका है मेंबर बार काउंसिल का। कोई आदमी इसमें बोलने को नहीं तैयार है, दुर्भाग्य है। और आप कहते हैं जुडिशरी ठीक होगी। झारखंड में एक व्यक्ति, 10 अखबार वालों ने फोन करके मुझे बताया कि इंटरव्यू देने के लिए कोई नहीं तैयार है। आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई नहीं तैयार है, तो फिर हम क्या बताएं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सुधीर जी जो एडवोकेट है, सुधीर रंजन या सुधीर कुमार, वो जब BR गवई पे जूता फेंके तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको नोटिस देके उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, नहीं निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या बार काउंसिल इस बार महेश तिवारी जी के केस में कुछ एक्शन लिया? अगर लेता, शुरू से मैं कहानी कर रहा हूं आपको कि भाई बार काउंसिल अगर हमारा अधिकार का रक्षा करता है तो भाई माननीयों के अधिकार का भी रक्षा कर सकता है। भाई हमारी व्यथा का रक्षा करना उसका कार्य है, तो अन्य कार्य जो भी गलत हो रहे हैं उसका भी रक्षण करने का कार्य उनका है। आप एडवोकेट एक्ट निकाल के पढ़ लें, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये याद नहीं है सेक्शन। एक और घटना मैं बताता हूँ। एक माननीय जज साहब हैं जिन्होंने जज साहब का नाम है जज यशवंत वर्मा, नकदी इनके घर से नोट। हाँ, वो तो बात हो गई, वो जला हुआ नोट। हाँ, इन पे बार काउंसिल का क्या? कुछ नहीं किया, बार काउंसिल ने तो कुछ नहीं किया। क्या इस परिस्थिति में जब एक जज के यहाँ से नकदी कैश बरामद हो रहा है और कोर्ट खुद भी डिसीजन नहीं ले पा रहा उस पे, या जज नहीं ले पा, बोल रहे हैं, बार काउंसिल चुप है, तो एक सीनियर एडवोकेट अगर ये बोल रहा है कोर्ट में जज को कि बी इन योर लिमिट, तो क्या लगता है कि कोर्ट की ही गलती की वजह से इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है? नहीं, आपने दोनों बात तो मेरे ही, आपने जो उत्तर किया आप ही के प्रश्न में तो उत्तर है उसका। हाँ। बार काउंसिल ने ये नहीं किया, कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया उनके ऊपर, किनके सिर्फ ऊपर? ट्रांसफर कर दिया यशवंत वर्मा जी को। कोर्ट ने, आप गलत कह रहे हैं, पूरी बात अगर किसी भी चीज को कहना है पूरी बात कहें। अच्छा, ऐसे कहेंगे वही NNF न्यूज वाली बात हो जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज को बोलने के पूर्व पूरी जानकारी रख लेनी चाहिए। क्योंकि मैं जब भी लिखता हूँ या बोलता हूँ तो उसके पीछे मैं गहन अध्ययन करके आता हूँ। आधी बात नहीं बोला करे, पूरी बात बताता हूँ। जब उनके यहाँ नोट मिला दिल्ली उच्च न्यायालय में, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 5 जजेस की या 3 जजेस की, मुझे याद नहीं है, एक कमेटी बनाई
जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी बनाने के उपरांत जांच कमेटी का रिपोर्ट जो ये था वो जज साहब मुख्य न्यायाधीश के पास गया। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पदच्युत करने का रिकमेंडेशन किया। इससे बड़ा क्या कर सकता है कोई भी? जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत हाईएस्ट पनिशमेंट मुख्य न्यायाधीश ने दिया। अभी नहीं मिला, दैट इज अनदर थिंग। द थिंग इज दैट वी आर कॉपिंग द ब्रिटिश लॉ, तो देयर आर लूप होल्स। आप देखिए, उस पर मैं विस्तार से समझा देता हूं कि क्या लूप होल्स है। नाउ व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has formed a committee visited the place of occurrence, taken the witnesses, that report was submitted, report was against him, then he recommended that for impeachment, this is a case of impeachment, the highest punishment. Now in India what will happen? The rule of numbers, the numbers will be counted in the parliament, 3/5 for impeachment. Whether it will happen? Never. So I have initially said, whenever you are copying a different country's constitution or law, you will fail in Indian prescriptive. Here, because in Britain the person literation was very great. Here the CM are illiterate. यहीं पे मैं रुकूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बात से एक सीनियर एडवोकेट आहत हो सकता है और वो ये बोल सकता है बिन योर लिमिट जज? कैसे बोल सकता है? वो नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति जूता मार सकता है, फेंक सकता है, एक व्यक्ति बोल सकता है। इस तरह की घटना के पीछे क्या कोर्ट कहीं ना कहीं जिम्मेवार है या कैसे है? जिम्मेवार है? मतलब आप कहेंगे कि भगवान बैठा हुआ है मंदिर पर और आप क्या व्यथा नहीं सुना भगवान ने, तो भगवान दोषी हो गया? नहीं, व्यथा की बात है। देखिए, मैं दोनों घटना करूंगा, फिर से जिक्र करता हूँ। जो सुधीर, अभी आपने पूछा था BR गवई मुख्य न्यायाधीश, आपने पूछा कि मुख्य न्यायाधीश ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने वो भी पूछा, मैंने उसका भी जवाब दिया। अब आप कह रहे हैं कि उसके मन में व्यथा आ गया, तो क्या करेगा? वो व्यथा आ गया तो अपना पैर हाथ काट लेगा। व्यथा आ गया तो किसी का हत्या हो जाएगा तो वो हत्या कर देगा। वो व्यथित हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा उसके घर में, तो वो सारे दूसरे स्त्रियों का बलात्कार कर देगा। ये ना तो पौराणिक काल में ऐसा कानून है, ना आज ऐसा कानून है। आप ही के उत्तर का मैं उत्तर दे रहा हूं। व्यथित हो गए आप, मैं भी बहुत व्यथित हो जाता हूं बहुत सारी घटनाओं से। तो क्या मैं गाली देने लगूं मुख्य न्यायाधीश को? अरे आप जो भी करेंगे वो अगर कानून का अनुपालन कर रहे हैं तो कानून के अनुपालन से करेंगे, नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा मर्यादा से कार्य करेंगे। कुछ भी तो करेंगे तो मर्यादित होके करेंगे ना। करेक्ट, सही बात है। आप अमर्यादित कृत्य कैसे कर दीजिएगा? मैं जब जूता फेंकने वाले व्यक्ति का भी शिकायत कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश का भी विरोध कर रहा हूं कि उनका भी वक्तव्य गलत है, उनका भी कृत्य गलत है, तो ये भी तो गलत हुआ ना। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ये टिट फॉर टैट जो कानून है, बता रहा हूं, दिस टिट फॉर टैट फ्रेज हैज कम फ्रॉम द ब्रिटेन। Everything is fair in love and war. This phrase has come from the Britain. And if these type of law which has been come from the foreign countries will remain in India, we will fail in our administration. यही फेलियर हो रहा है। ब्रिटेन में ये चल सकता है। ब्रिटेन में एक मत समिति हो जाती है, एक वहां पर मोराल के रूप में वो देखा जाता है कि क्या सच है क्या बुरा है। यहाँ तो जाति है, धर्म है, सीनियर है, यहाँ तो मुंडे मति भिन्ना है। यहाँ तो देखिए यहीं झारखंड में कोई कह रहा है कि मुझे आरक्षण दे दो, कोई कह रहा है कोई मुझे आरक्षण दे दो, कोई कह रहा है कि मैं विशेष जाति का हो गया, कोई कह रहा है मैं आदिवासी हो गया, कोई झंडा लेके घूम रहा है। यहाँ वो समरसता है क्या? वहां का कानून यहाँ चलेगा क्या? वहां लेफ्ट हैंड राइट गाड़ी है, मोटर व्हीकल एक्ट आपने अंग्रेज का यहाँ भारत में भी लगा दिया, मगर आपने वहां राइट हैंड ड्राइव कर दिया। वही लगाते ब्रिटेन वाला यहाँ भी, वहां उसके लिए जब सुविधा अनुसार आपने बदल लिया। तो ये आप उसको नहीं कह सकते हैं। ये गैर कानूनी कृत्य और कानूनी कृत्य अंतर होता है। मर्यादित कृत्य अमर्यादित कृत्य बिल्कुल अंतर होता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मर्यादा निर्वाहन की, वो जिम्मेदारी से भाग रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं व्यथित हो गया इसलिए जूता फेंक दिया। अरे कल को आप व्यथित हो जाएंगे तो क्या मतलब है?
ऐसा मतलब ये कोई तो हम लोग ये मान के चले क्या कि अनुशासन जो है वो न्यायालय के अंदर भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? वह होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? जब मैंने उदाहरण दिया, भ्रष्टाचार आपके खून में आ गया है कि भाई वो पैसा लेकर भी मेरा काम कर दिया, बड़ा अच्छा आदमी है, तो कितना नीचे व्यक्ति गया ये सोचिए ना। चोरी भी उसे अच्छा लगने लगा। अरे पैसा लिया तो लिया, क्या हुआ, दिन भर लाइन में तो नहीं रहे। खैर कितने व्यक्ति हैं जो बेईमानी करके, अरे यार हम तो बता रहे हैं, टिकट लेने जाते हैं, ब्लैक में मिल गया, बड़ा खुश हो गए। कुछ खरीद के ले आए, फ्री में मिल गया, बड़ा खुश हो गए। तो आदमी का तो, अगर आदमी कैसे बनता है, समाज कैसे बनता है? व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज। अरे जब व्यक्ति ही नीचे चला आया, उसका जो मोरल है, उसका जो सिस्टम है, वो बहुत नीचे चला आया, तो क्या ये राजनीति में नहीं गया? ये मोरालिटी, ये मर्यादा वहां तक खत्म नहीं हुआ, वहां से वहां तक खत्म हुआ, तो सब कुछ कम हुआ ना। आप इतना विभाग से बोल रहे हैं, इसलिए केस में और लेता हूँ। जस्टिस CS कर्णन का मैटर था, मद्रास हाईकोर्ट में सिटिंग जज थे। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि अपने देश में जजेस पैसा लेते हैं और कास्ट बेसिस पे या जातीय भेदभाव पे वो डिसीजन भी लेते हैं। ये जो है ना फैशन बन चुका है, हाँ। जातीय भेदभाव का भारत में। हाँ। और एक ये इसी में हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं, अभी माननीय जो सिटिंग जज हैं, उन्होंने जब वो संविधान लिया तो उन्होंने एक नया चीज, एक नया शब्द ग्रहण करा दिया पूरे देश को, भीम स्मृति। उन्होंने संविधान को भीम स्मृति बता दिया, उसका भी मैंने विरोध किया था। संविधान है, कोई स्मृति नहीं है। मतलब भीम स्मृति उन्होंने हमें सनातनियों को बताने के लिए कि मनुस्मृति का विपरीत भीम स्मृति है। यही संविधान से तो सारा दिक्कत हो रहा है। तो अब आप शीर्ष पद पे बैठा व्यक्ति अपने ही मंदिर परिसर में या अपने ही न्याय परिसर में वो खोखला कर रहा है। वो खोखला नहीं कर रहा है। कैसे नहीं खोखला कर रहा है? जब वो बोलता है कि ये भीम स्मृति है, तो क्या ये खोखलापन नहीं बना रहा है उसको? सुन लीजिए, हाँ। हम कैसे गवर्न होते हैं, हम भारतवर्ष कैसे चलता है बताइएगा नहीं? संविधान से। संविधान के 3 क्या है क्षेत्र? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है। न्यायपालिका का हेड सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश। कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति, दंतहीन, प्रधानमंत्री, दंड देने के पास उसके पास कुछ नहीं। विधायिका कुछ नहीं। अरे जब हमने क्या बताया, वो निरंकुश क्यों होता जा रहा है? राजधर्म का पालन नहीं हो पा रहा है, मर्यादा का अनुपालन नहीं करवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री, मैं अगर उनको गाली भी दे दूं तो वो दंतहीन है, मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को बोलना पड़ेगा, दंड दे ही नहीं दे सकता। राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, दंड माफ कर सकता है, दंड दे ही नहीं सकता। अरे आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है, आपने ऐसा संविधान लाया है विदेश का, जो इस प्रकार का विधान है, उसमें इतने विभक्त रूप से जो शक्तियां बटी हैं कि कोई किसी पर कुछ कर ही नहीं सकता। तो दोष कहां है वो देखिए, ये नहीं देखिए कि वो उच्चस्थ व्यक्ति कहां है, उसने क्या गलती किया, उसने गलती कर दिया। अब उसका विधि विधान में विरोध कर सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? नहीं करेगा। क्या कर लेंगे आप? प्रधानमंत्री के पास शक्ति नहीं है, एक सिर्फ इम्पीचमेंट की शक्ति है। इम्पीचमेंट होता है नंबर गेम पर, 2/3 चाहिए। तो फिर व्यवस्था आपने लाया साहब विरोध से। दंड आपको पता है दंड कितने के प्रकार का होता था? विद्यार्थी के पास भी दंड होता था, राजा के पास भी दंड होता था, राजदंड। आज आपने संविधान उसमें रखा है, क्या नाम है, चोला वंश का जो राजदंड था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद में रखा है, मगर दंड देने का अधिकार उनके पास नहीं है। तो एनार्की होगा नहीं, अराजकता होगी नहीं।
किसी भी पद पर रहे, कोई छोटा पद पर रहे चाहे कोई बड़ा पद पर रहे। अभी आपके स्टूडियो में कोई चला जाए, आपको जला के चला जाए, हमको बताइए कानूनी वैध रूप से आप क्या करेंगे? बस थाना वाला पैसा लेके बोलेगा नहीं नहीं, जो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं झूठा है। क्या करिएगा उसके बाद? झूठ बोल रहे हैं आप, अपने से अपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए आग लगाए हैं, तब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में पुलिस साक्ष्य देगी कि नहीं झूठ बोल रहा है, जलाया नहीं है, तब कोर्ट गए, तब पुलिस ने तो प्रूव कर दिया आपको, तब कि अपने से आग लगाए हैं, तब आगू लगाया, दूसरा व्यक्ति आग लगाया और फंसे आप, अपने से अपने आग लगाने वाला, तो दोषी कौन है? दोषी पुलिस है जो पैसा लिया। फिर दोषी कानून है जो पुलिस को यह करने की छूट देता है। दोषी कानून है जो पुलिस को यह कृत्य करने की छूट देता है। दोषी हर समय कानून है जो आपके ऊपर आक्षेप लगता है। राष्ट्र क्या बात करते हैं साहब, आप कोई कानून बनाएंगे राष्ट्रहित का, उच्चतम न्यायालय खारिज कर देगा, कर दिया, कर भी दिया, अरे कितना सारा कर दिया, एक दो नहीं। क्या है इसका सिस्टम? क्यों खारिज कर दिया भाई? उनके उसके आधार से लगा कि गलत है, व्यवस्था ही यही है, अपना 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 सोच, अपना अपना राज। अरे यही तो कह रहा हूं, यहां पर जो व्यवस्था है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, संविधान के अनुरूप, वो अपनी डफली अपना राज है। और राज्य का जो मुखिया है उसके पास वो सिर्फ कानून निर्माण कर सकता है, इंप्लीमेंट नहीं करा सकता है। फांसी की सजा हो दे सकता है उच्चतम न्यायालय, माफी माननीय राष्ट्रपति। माननीय राष्ट्रपति को क्या है, एक अभी उन्होंने, माननीय राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के एक दिशा निर्देश का आंसर मांगा है 13 पॉइंट में, मिला क्या? भाषण चल रहा है उस पर, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, नहीं मिला सर। कहां अभी तक मिला? तो ये कंटेम्प्ट ऑफ पर्सन। अरे भाई, आपको मैंने कहा कि आपने भारत में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय कानून को छोड़कर आपने प्रिंस ऑफ वेल्स और ब्रिटेन का कानून जिस दिन लागू किया, आज आपको बुरा दिखने लगा है ना, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है 15 साल पहले, इसलिए बुराइयां नजर आने लगी हैं, इसलिए आप न्यायपालिका पर अंगुली उठा रहे हैं। पूर्व में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर वो नजर नहीं आई, क्योंकि अखबार कम लोग पढ़ते थे, गांव में एक रेडियो होता था, 50 आदमी सुनते थे, शुद्ध हिंदी लोग समझते नहीं थे, तो एक आदमी पूछता था अरे का हो, अरे हाथी पकड़ लो है। तो आप अब जब सोशल मीडिया आया तो घर घर में ये पता चलने लगा, तो ये चलने लगा, मगर अमर्यादित एकदम बिल्कुल एनार्की चल रहा है। इस कानून से देश का भला। गांव में एक कहावत बड़ा पॉपुलर आजकल, न्याय बिक गया है। कभी नहीं बिका था ना, आज तक बिका है ना, जस्टिस हो रहा है, कभी नहीं बिका है, न पूर्व में बिका, न आज तक बिका। न्यायिक प्रक्रिया ही ऐसी है ना कि वो बिक ही नहीं सकता है। मान भी लेते हैं, न्याय की बात कर रहा हूं, अगर आप बात करते हैं, आपने एक सूट फाइल किया, आप हार गए, ठीक है, जज में मान लीजिए पैसा ले लिया, मान के नकारात्मक लेके चलते हैं, किसी भी कारण से आपके फैसला आपके विरोध में दे दिया, आप अपील में चले गए, अपील वाला जज न्याय कर दिया, आप जीत गए, फिर बोलेगा वो पार्टी की जज पैसा ले लिया, जो आप जीते तो उधर वाला बोलेगा, फिर वो चला गया अपील, फिर अपील में जीत गया हाई कोर्ट से, फिर बोलेगा वाला जज पैसा ले लिया, फिर वो वाला चला गया सुप्रीम कोर्ट अंत में, फिर आप जीत गए, तो फिर वो बोलेगा कि आप पैसा लिया। न्यायिक व्यवस्था ऐसा बना हुआ है ना, उसमें कहीं ऐसा नहीं है पैसा लेके आदेश कर ही देगा। तो क्या उच्चतम न्यायालय में एनार्की हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद अपील नहीं है। आप देखेंगे कुछ भी आदेश का पारित होता है, अरे वो बेचारा एक बलात्कार का 7 वर्षीय बलात्कार का उत्तराखंड का, उसमें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तो एनार्की अगर होने लगे ना, तो भाई यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कानून ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है। आप चला के दिखा दीजिए, तो वो ब्रिटेन से ला के लेफ्ट हैंड गाड़ी यहाँ इंडिया में, तो जब गाड़ी नहीं चला सकते हो तो कानून का चला रहे हो वहां का। अरे हम तो बताते हैं, क्या आजाद हुए हैं थोड़ा बताइए तो।
हम तो रोज व्यथित होते हैं, रोजाना हम इसको व्यथित होते हैं। क्या पहनते हैं हम, बताइए, सुनिए, आपको अब सुनाते हैं क्या है सिस्टम। बोलना माय लॉर्ड किसको बोला जाता था? पास्टर को, बिशप को। पहनना क्या है कपड़ा? जो बिशप ने अनुमानित किया है, काला कपड़ा, काला गाउन। जो चर्च में प्लीड करता था पादरी, पीछे उसके पैसे डाला जाता था, वो पीछे लटका हुआ है। अरे भैया, हम आजाद कहाँ हुए हैं? वस्त्र भी नहीं हमारा आजाद है, हमारा बोली आजाद नहीं है, हमारा मतलब 1860 के बाद से हम कहाँ हैं? वहीं हैं, उससे ज्यादा नष्ट चले गए। 1860 इसलिए बोला कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की कंपनी चली गई थी, अंग्रेजों का शासन ज्यादा सीधा आ चुका था, उससे ज्यादा हम आज गुलाम हैं। जो उन्होंने आदत लगाया, धोती कुर्ता नहीं पहनना है, पैंट शर्ट पहनना है, टाई पहनने, धोती कुर्ता पहनने वाला गंवार, टाई शर्ट पहनने वाला इलाइट, लिटरेट, वही तो चल रहा है। हम हैं कहाँ? कौन सा चीज में आजाद है, थोड़ा बताइए तो। आयुर्वेद दवा खाएंगे नहीं, एलोपैथ खाएंगे नहीं, अरे सॉरी, होम्योपैथ खाएंगे नहीं, एलोपैथ खूब खाएंगे। आप किस क्षेत्र में आजाद है, हमको थोड़ा बताइए तो। क्या आप क्या मतलब किस क्षेत्र में आप भारत का कोई भी कानून आपने किया है और आप चाहते हैं कि रिफॉर्म कर देंगे? अंग्रेजों के कानून से कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला है भारत का। इसी कानून से पाकिस्तान चल रहा था, हालत देख लीजिए। इसी कानून से बांग्लादेश चलता था, हालत देख लीजिए, कॉपी कैट है वो भी। इसी कानून से, हाँ, नेपाल बच गया, चूंकि इस कानून का उन्होंने पूर्ण रूपेण कॉपी नहीं किया था। आप सबका हालत देख लीजिए, पाकिस्तान का हालत आप देख लीजिए। इसी समानांतर अफगानिस्तान में भी कुछ कुछ एरिया में यही कानून चलता था। देखिए क्या हुआ स्थिति। जो दोष है वो दोष है, उससे आप नहीं कुछ कर सकते हैं, वो है दोष। एक जज जब वो डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज पे, तो एक नोट भी लगा देते हैं। क्या ये जरूरी है? क्या नोट लगा देते हैं, कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ कमेंट पास कर देते हैं। कमेंट तो देखिए क्या है कि न्यायालय का ये आजकल हो गया है। पहले तो कमेंट वोमेंट और ऑनलाइन होता नहीं था। हम लोग कोर्ट में एक से एक हंसी मजाक हम लोग आज भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। आजकल क्या है कि थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ नहीं कि वो चूंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो इतना ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वो उसको एक अजीब प्रकार से दिखाने लगते हैं, तो वो उसको बहुत तरहीज नहीं देना है। एक चीज और बताइएगा कि आजकल अभी बातचीत में बताया कि कोर्ट और कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध एक माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल। तो क्या सोशल मीडिया पे अब समय आ गया है कि कोर्ट भी आ जाए और जो अच्छे काम है या जो काम वो कर रहे हैं उसको दिखाए? देखिए, कोर्ट तो नहीं आ सकता है ना, कोर्ट के लिए तो हमारे जैसे लोगों को आना पड़ेगा ना। हाँ, मगर नहीं आएगा ना कोई भी, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आपको हम क्यों खुल के बता रहे हैं? हमारे ही भाई है ना। हमको बोलेंगे कि वो जज का चमचा है, ये बोलेंगे ना। अगर कोई भी इस दुनिया में, क्या है ना, भारत नहीं पूरे दुनिया में ये है, ये तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा नाकार। अरे भाई, अगर आप दारू पार्टी रखिए तो दारू मटन मुर्गा रखिए पार्टी, अब देखिए पूरा रांची की फ्री में दारू मटन मिल रहा है। थोड़ा सा रफ में हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी को छोड़ दीजिए, एकदम रांची का जो लोकल भाषा है, फ्री में दारू मुर्गा हुआ जाओ, ठीक है। देखिए हजारों आदमी आ जाएगा। अब बुलाइए तो कि घर में कल रखे हैं कीर्तन बाबू, सो भूखे आना है, खाना पीना नहीं मिलेगा, और कीर्तन करना है दिन भर, और शाम को फलाहार होगा, और तो आना। देख लीजिए 5 आदमी आ गया तो घर वाला छोड़ के। अरे तो जब गंदे के लोग गंदा में जा ही रहा है तो आप कर क्या सकते हैं? जब इतना बड़ा मुद्दा पर कोई अधिवक्ता आके बोलने को तैयार नहीं है, सच बात, तो आप कर क्या सकते हैं? इतना आप सबको पता है, सिगरेट के ऊपर लिखा है कि सिगरेट पीना गलत है, फलां होता है। कितना आप रोक के दिखा दीजिए किसी आदमी को सिगरेट। सबको पता है कि ये गांजा पीना, स्मैक पीना, फलां पीना, ढिमका पीना बैन लगा हुआ है देश में। खरबों रुपया का व्यापार हो रहा है उसका। अरे बाबा, गलत चीज बिक ही रहा है तो बदनाम होगा ही। और जब अपना डोल गया ईमान, जब लोगों में चरित्र का जो है मोरल मीन्स मर्यादा, अभिमान कम हो गया, तो
क्या वो व्यक्ति ही तो बैठा है उस कुर्सी पर? ठीक है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा मोराल वाला है, तब न्यायाधीश है, मगर फिर भी जब पूरा समाज ही ऐसा खराब होते जा रहा है तो कोई अछूता नहीं है। और बहुत पीड़ादायक स्थिति है, बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। बंद कर दो। क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को फिर से संसद नहीं, सब जितना अंग्रेजों का कानून बढ़ाते चलेंगे, जितना अंग्रेज का कानून लाते चलेंगे, ये सब देखिए, आपको मैंने 1865 से लेकर के 1861 अरे 1961 तक का बता दिया। और इसके बाद दुनिया भर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल, ये बिल, वो बिल, ऐसा बिल, वैसा बिल, ये सब जितना लेते लाएंगे, इससे आपका कोई रिफॉर्म नहीं होना है। व्यक्ति का चरित्र का जब तक आप व्यक्ति से व्यक्ति को मानव बनो नहीं सिखलाएंगे, कानून बनाने से 1000 कानून बना दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? उस कानून को तोड़ने का उपाय में लगा रहेगा। आपने बिहार में दारू बैन कर दिया, साहब कानून बना दिया, जैसा आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात कर रहे हैं। बिहार में क्या आपको दारू नहीं मिलता है? होम आके घर में देके जा रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है। कानून बनाने से नहीं होगा, आपको व्यक्ति का चरित्र का बढ़ावा देना पड़ेगा। ये लाना होगा कि गलत को बोलने वाले मेरे जैसे 1000 खड़े हो जाए, जज क्या दुनिया का कोई व्यक्ति गलत नहीं करेगा, है ही नहीं वो। आप आत्मसम्मान देखिए, आत्मसम्मान और ईमानदारी, दंड की बात मैंने कहा ना, दंड कौन दे सकता है? अरे आप छोड़िए बड़ी बड़ी चाणक्य नीति, चूंकि बहुत लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं जो कहता हूं थोड़ा वो तो उसका है अध्ययन, गीता और का सार और चाणक्य नीति। मुंबई फिल्म का, मुंबई का एक गाना है, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ऐसा कोई पाप जो निष्काम है, जो निष्कंटक है, वैसा ला के दिखाइए हमको तो, लाइए। रावण भी निष्कंटक था, आज हम लोग उसको जलाते हैं। रावण ने बोला जब बाली ने, तो बाली मीन्स तो कि तुम ये सब छोड़ दो, तो उनका 10 सिर नहीं था, ये सब छोड़ दो। तो बोला क्यों? देखो राम कितना मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो बोला कि हम छोड़ दें, क्या छोड़ दें? तो बोला काम, क्रोध, मोह, 10 अवगुण छोड़ दो। नमाज़ बात करते हैं, तब तो हम भगवान ना हो जाएंगे, फिर मनुष्य कहाँ रहे? हम इतने अवगुणों के साथ भी मानव रहेंगे, तो इसलिए दशानन है। राक्षस होते हुए, इतना अवगुण होते हुए भी मर्यादित व्यवहार करता आया। लेकिन अगर जनता का भरोसा टूट गया तो फिर कौन सा स्तंभ बचेगा? यही तो चाह रहा है लोग, यही तो चाह रहा है पूरा। पहली बार हमने देखा है पाश्चात्य संस्कृति के चक्रव्यूह में इधर जो राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट का जो झगड़ा चलता है, मैंने पहली बार देखा है, पहली बार महसूस किया है कि फर्स्ट टाइम लेफ्टिस्ट के चक्रव्यूह में राइटिस्ट फंस गए। दक्षिण पंथी विचारधारा में भारतीय विचारधारा फंस चुकी, और हमारे जो तथाकथित विद्वान और वो हैं लोग, वो इस थिन लाइन को समझ नहीं पाए। बदनाम करना चाह रहा था दक्षिण पंथी विचारधारा, सेकुलर न्याय प्रक्रिया को, न्यायालय को, वो अपने कार्य में सफल हो गया। और हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, जो राष्ट्रवादी हैं तथाकथित, उनको ये थिन लाइन डिफरेंस नहीं समझ में आया। अब ये पहली बार न्यायपालिका को बदनाम करने का जो उन्होंने ट्रैप किया, उस ट्रैप में हम भी फंस गए, और किसी राष्ट्रवादी को इसका भनक तक नहीं लगा, किसी को नहीं भनक लगा। सभी अपने अपने सोशल मीडिया से सुमित राष्ट्रवादी, मोहित राष्ट्रवादी, फलाना राष्ट्रवादी, तथाकथित जो भी हैं ट्विटर में, यहाँ भी, चूंकि उनको पढ़ना तो है नहीं, वही ब्रिटेन का संविधान भारत में लगा देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और खाली भारत में यही चलता है। अब वो इतना बड़ा मुद्दा बना दिए देश में न्यायपालिका। अरे न्यायपालिका है तो आज जनता जीवित है, नहीं तो एक एक जनता पिटती रहेगी, एक एक जनता के पास अत्याचार होता रहेगा। और यही चाह रही है सेकुलर, कांग्रेस,
जिसको हम बार बार बोलते हैं लेनिनवादी, ये बिल्कुल यही चाह रही थी और पहला बार राष्ट्र पर संकट आ चुका है और ये समझने में आप विफल हो गए। बिकॉज 10-15 वर्षों से चल रही थी, आप फंस गए। और इसको मतलब इस चीज को बढ़ाने में खुद न्यायपालिका ने बड़ा साथ दिया है। उन्होंने जानबूझ के ऐसा बोला, भीम स्मृति, मनुस्मृति, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला। और विष्णु मंदिर में भाई भगवान विष्णु, उससे बड़ी बड़ी बात करी है ना। आपने संविधान को भाई नाम ही दे दिया, नामाकरण कर दिया भीम स्मृति। अरे बौद्धिस्ट नहीं, बौद्धिस्ट जो है वो हिंदू है, हमारे यहाँ एक दूसरा संप्रदाय चल रहा है, अंबेडकरवाद। भीम स्मृति, वो अंतर है दोनों में। अरे त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो बौद्धिस्टों का है, क्या वो त्रिपिटक तो मानते ही नहीं है। त्रिपिटक क्या होता है? जैसे हमारा रामायण है वैसे ही बुद्धिस्टों का त्रिपिटक है, 3 खंड नहीं मानते, मगर वो अंबेडकर भीम स्मृति मानते हैं। अब आप जाते आते ऐसा कर दिया, ऐसा भाव कर दिया, ऐसा आडंबर हो गया और आपने ऐसा कर दिया, हम समझ ही नहीं पाए। इसीलिए कहता हूं कि बार काउंसिल को अग्रणी रूप में इसका विवाद को बोलना था। मिस्टर चीफ जस्टिस, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस? Had it been once said in the open bar, even objected in a constitutional way, this has fused thereof. Being bar member, क्या आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई चिट्ठी ऐसा लिखें कि आपको? हम तो अभी हमारा पोस्ट लगा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर टैग्ड है उसमें, चिट्ठी क्या लिखना है उससे ज्यादा? अच्छा, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे ही आपने टैग कर दिया, और क्या लिखना है? संपूर्ण रिप्लाई करते हैं? नहीं, वो रिप्लाई करे ना करे, हमने तो सारे मेंबर्स को टैग कर दिया है। वो उसके लिए हम नहीं इंतजार है, हमारा जो संवैधानिक राइट है बोलने का। क्वेश्चन, आज न्यायपालिका को सबसे पहले क्या सुधारना चाहिए, दिल, दिमाग या दिशा? न्यायपालिका को कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका सुधरा हुआ है, आपको सुधरने की जरूरत है। अगर आप, अब हम इसका उदाहरण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटे से चीज पर आ जाते हैं। आप स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर में तेल नहीं रहता है तो क्या करते हैं? पेट्रोल नहीं रहता है। स्कूटर अगर स्पार्क प्लग खराब हो गया, फलाना हो गया, गंदा हो गया तो क्या करते हैं? मरते हैं। तो किसको सुधारने का जरूरत है, आपको कि न्यायपालिका को? आप पेट्रोल जानते हैं भराना, आप गाड़ी धोना जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं ठीक करना स्वतः, मगर न्यायपालिका के लिए न्यायालय को स्वतः सुधारना होगा, बाकी के लिए आपको सुधारना होगा। आप स्वयं सुधरिए, नहीं तो न्यायपालिका अपने आप खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी को सुधारने वाले। बात का सार यही है जी, कि आप सुधारिए, नहीं तो न्यायपालिका स्वयं खत्म हो जाएगी। जी, झूठा मिथ्या कपोल कल्पित आरोप लगाना छोड़िए का इस पर। अगर उन्होंने वो गलत करते हैं तो उसको रोकिए, विरोध कीजिए, अपमानित मत कीजिए, विरोध कीजिए। विरोध करने का अपना संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध कीजिए, जितना विरोध कर सके उतना विरोध कीजिए, जिस भी मोड में है वो कीजिए। बहुतों ने किया है, किसने नहीं किया है विरोध साहब? आप पूरा अगर हमारे प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिस्ट सूची देखिएगा अधिवक्ताओं का, तो चाहे ये कानून हो, वो कानून हो, वो कानून हो, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है इसी कानून के विरोध में, उच्चतम न्यायालय और यही लॉ कमीशन के विरोध में। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा किस चीज का विरोध कर रहे थे? एक चीज तो मैं जानता हूँ, धर्म परिवर्तन। बात रही इन्हीं भगवान बिरसा मुंडा जब और सिद्धू कानू जब जंगल इनके अधिकार में था, ये तो सच है, वो धर्म परिवर्तन। हम उस पर बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। कानून कैसे सुधरता है कि कानून का किसी ने विरोध नहीं किया। वो लाए फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया, अमेंडमेंट होते चला है। उन्होंने सारा फॉरेस्ट अपने कब्जा में ले लिया और बोला हम काटेंगे। पहले वो आदिवासी उनके ही रक्षण में होता था और वो वनवासी होते थे, वन में रखता, उनका घर होता था वन। आज नाम आदिवासी हो गया और यहाँ तो टीवी वालों ने तो कुछ और ही नाम दे दिया, भालू है, बानर है, वो सब कुछ है नहीं। वो वनवासी से शहरवासी, नगरवासी, वो वनवासी, वन को वो घर मानते थे। उन्होंने भगवान बिरसा ने कहते मेरा घर कैसे काटोगे, नहीं काटने देंगे, उसका विरोध कर दिया। दूसरा विरोध किया जो चर्च था, उनको पकड़ के ले गए चाईबासा मिशन स्कूल, वहाँ उनका नामांकन करा दिया, धर्मांतरण करा दिया, नाम रख दिया दाऊद मुंडा। तो विरोध करने का तरीका देखिए, पूरा चाईबासा मिशन स्कूल जला दिए असंवैधानिक रूप से।
तुमने मेरे साथ गलत कार्य किया, हमने भी गलत कार्य किया। वहां से 100 किलोमीटर खूटी आ गया पैदल, 13 साल का बच्चा। तो भगवान भगवान ऐसे नहीं होता है ना। काम देखिए, है कोई ऐसा? हमने क्या कहा, जब तक आप निष्कंटक नहीं होंगे, जब तक व्यक्ति काम मोक्ष दोष हीन नहीं होगा, जब तक व्यक्ति ईमानदार नहीं रहेगा, जब तक व्यक्ति अपने अभिमान नहीं रहे। अभिमानी कौन होगा? जिसमें गुण होगा। तो जब गुण ही नहीं तो आप न्यायपालिका ठीक कर लीजिएगा अवगुण के साथ। रावण में गुण था, 10 अवगुण रहते हुए भी अवगुण गुण ही था। ऐसा गुण लाइए ना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे झारखंड हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता श्री अभय मिश्रा जी के साथ। उम्मीद करता हूं हर पॉडकास्ट की भांति हमारा ये भी पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, जहां हम बात कर रहे थे न्यायपालिका और न्यायपालिका के जो जजेज हैं उनके ऊपर उठने वाली अंगुलियों पे, उनके ऊपर उठने वाले या लगने वाले लांछन के ऊपर, जहां हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और आज न्याय के लिए हम सोशल मीडिया में भी एक मुहिम छेड़ रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम आप सारे लोगों की तरफ से भी आज के अपने मेहमान को धन्यवाद और जोहार कहते हैं। जोहार जोहार।